चलो ध्यान देना, आप स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी लॉ पढ़ रहे थे, कल चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट किया। आगे नया टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 4B, पेज नंबर 78 पे है। तो चैप्टर 4 की पूरी सीरीज है, वो ऑर्डर में ही अपने कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट, कंपनीज, फंड रेजिंग, IPO, ये सब जो चीजें होती है, इससे कनेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे मिलेंगे। तो थोड़ा मार्केट अगर आप गो थ्रू करते हो तो मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग है। 4B वाला जो पार्ट है उसमें उन्होंने बात की है रिगार्डिंग द इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। और फर्स्ट पेज पे आप देखोगे ना तो आपको उसमें एक चार्ट जैसा दिखेगा कि सिक्योरिटीज इशू करते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस कंपनीज के पास अवेलेबल होते हैं। तो पहले जो बाइफर्केशन किया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ऑफर, फिर एक बोला राइट इशू, बोनस इशू, एक कैटेगरी है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये सब टॉपिक्स अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पब्लिक ऑफर का मतलब है आप लोगों से ओपनली पैसा मंगवा रहे हो, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है जिसके पास पैसे हैं, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके तरीके अलग अलग है। जब कंपनी फर्स्ट टाइम ऐसा ऑफर निकाल रही है तो अपने बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम जब ऑफर करेगी तो फॉलो ऑन या फर्दर पब्लिक ऑफर दैट इज FPO। ठीक है, वैसा होता है। राइट इशू, बोनस इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पैसे रेज करना। राइट इशू में हम डिस्काउंट पे उनको कुछ शेयर्स देते हैं और बोनस में फ्री में शेयर्स अलॉट करते हैं। उसके अपने रीजंस है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब पॉइंट्स है। एक प्राइवेट प्लेसमेंट वाला भी तरीका होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में ना हम पब्लिक ऑफर नहीं निकाल रहे कि जो भी आए उसको शेयर दे दो, 1-to-1 डीलिंग होती है। अब ये मोस्टली ना बल्क डील्स या ब्लॉक डील्स होती है। 1 लाख शेयर, 2 लाख शेयर, 5 लाख शेयर अलॉट कर दिए। ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो होती है या इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इंडिविजुअल्स नहीं, एंटिटीज होती है जो प्रोफेशनली इन्वेस्ट करती हैं। अब ये कंपनी में स्टेक बाई करते हैं 1%, 5%, 10%। अपने कितनी बार ऐसी डील्स मार्केट में सुनते हैं। अपन उस दिन जियो की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला रिलायंस रिटेल वेंचर्स अभी रिलायंस की 100% सब्सिडरी है, लेकिन जियो में उन्होंने स्टेक बेचा है। अब जियो में फेसबुक वाले को स्टेक बेचा 9.99%। तो फेसबुक ने थोड़ी ना मार्केट से शेयर खरीदे, उसने रिलायंस से डायरेक्ट डील की। अब ये जो प्लेसमेंट हुआ शेयर्स का, दिस इज प्राइवेट, दिस इज नॉट पब्लिक ऑफर। आप और मैं अभी जियो के शेयर नहीं खरीद सकते, लेकिन फेसबुक वाला खरीद सकता है क्योंकि रिलायंस वाला खुद गया उसके पास कि भाई तू इन्वेस्ट कर दे। गूगल वाले के पास गया, गूगल वाले को स्टेक बेचा। अब क्योंकि जियो टेक कंपनी है तो उनको टेक पार्टनर चाहिए, इसलिए गूगल और फेसबुक को बोला आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी तो हमको इन फ्यूचर मिलेगा। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स होती है इस तरीके से। इसको हम बोल सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, 1-to-1 इन्विटेशन देके इन्वेस्टमेंट करवाना। इट इज नॉट अ पब्लिक ऑफर। ठीक है, फिर IPO FPO में एक फ्रेश इशू और एक ऑफर फॉर सेल वाला कंसेप्ट भी होता है। उस पर आगे डिटेल में बात करेंगे, मजा आएगा। मैं आपको रियल केस स्टडीज बता दूंगा कैसे ये चीज काम करती है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक थियोरेटिकल टॉपिक है दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली क्या चीज होती है वो समझना है, इसके टाइप्स क्या है वो समझो। अब पॉइंट ये है कि आपको एज एन इंडिविजुअल ना किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर्स खरीदने हैं, तो कुछ रिसर्च करोगे या ऐसे ही पैसे लगा दोगे? रिसर्च करोगे। अब ये बोलने की बात है, 90% इंडियन इन्वेस्टर बिना रिसर्च के पैसे लगाता है। स्टॉक मार्केट क्या है ना, गैम्बलिंग है। कसीनो जाना है, उसके बदले स्टॉक मार्केट चले जाओ। जो खरीदा जो बेचा, वो टिप वाला सिस्टम चलता है और कहीं ना कहीं से टिप आती रहती है। और ये इतना खतरनाक गेम है टिप वाला। ये सारा क्रिएट किया जाता है अपने फायदे के लिए और आपको लगता है कि ये हमारा फायदा करा रहे हैं। आप सोचो किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है जिससे वो पैसे कमा सकता है, वो खुद कमाएगा या यूट्यूब पे डालेगा कि तुम भी कमा लो? बोलो, ह्यूमन माइंडसेट सेल्फिश होता है ना, ह्यूमन माइंड। अगर मेरे पास कोई टिप आई है कि मैं 1 लाख लगा के 10 लाख कमा सकता हूँ तो मैं सबको बताता फिरूंगा कि लाओ 1-1 लाख रुपए लगाओ, तुम भी कमा लो। मैं सोचूंगा यार मैं इनको बताने लगूंगा शायद मैं ही ना कमा पाऊँ, मैं ही रह जाऊंगा, मैं अपना कर लेता हूँ, सबको थोड़ी ना बताना है। तो ये लोग जो स्टॉक मार्केट की टिप्स आपको यूट्यूब पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर में बांटते रहते हैं, तो ये भी तो वही बोल रहे हैं आज ये खरीद लो, इतने का इतना हो जाएगा। कोई किसी को फ्री का ज्ञान क्यों बांट रहा है टीवी के ऊपर कि जिससे आप पैसे कमा लो? वो रियल नहीं है चीजें, लेकिन काफी लोग उसको फॉलो कर करके ट्रेड करते रहते हैं। और बीच में अभी कितना डेटा आता है। जीरोदा जो कंपनी है उसके फाउंडर है निखिल कामत, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया, बोले मैं तो एप्लीकेशन चला रहा हूँ, मेरे तो करोर्स ऑफ इन्वेस्टर्स है जो मेरा ऐप यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास तो डेटा है। बोले ट्रेडर से ज्यादा इन्वेस्टर कमाता है। और बोले जो F&O मार्केट चल रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं, एक कमा रहा है, और वो एक उनसे ही कमा रहा है जो 9 लोग लॉस कर रहे हैं। तो सारा गैम्बलिंग चल रहा है, विदाउट स्टडी, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट एनालिसिस लोग पैसे लगा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में आइडियली पैसे लगाने का तरीका तो ये है कि आपको जो कंपनी अच्छी लग रही है आप उसके बारे में स्टडी करो, उसके फाइनेंशियल स्टडी करो,
उसके मैनेजमेंट के बारे में जानो, कौन लोग है वो कंपनी चला रहे हैं, पास्ट में उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा फ्यूचर में उनके पास क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उस बिजनेस का, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। ये सब स्टडी करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ वर्थ है, तो अपना पैसा आपको लगाना चाहिए। लेकिन मार्केट में कम लोग इस तरीके से करते हैं, बट कमाते एक्चुअली में वही है जो ये रिसर्च करते हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, मेन वो गेम है। कितना गूगल कर लोगे, चलो गूगल पे भी इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से, तो जो कंपनी चला रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना लोगों को बताना कि भाई मेरी कंपनी में ये सब होता है, इन्वेस्ट करने से पहले आप पढ़ लेना। समझ आए? तो प्रोस्पेक्टस इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द कंपनी इटसेल्फ। इट इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट कि भाई मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे आप सबसे फंडिंग चाहिए, तो मैं पिच करूंगा ना कि यार मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आप लोग इन्वेस्ट करो। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे इन्वेस्ट कर दें, मैं बोल रहा हूँ यार कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अरे बिजनेस तो बताओ, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या सोचा है, कैसे पैसे कमाओगे, हमारा पैसा रिटर्न कैसे करोगे, वो तो बताओ। बोला ठीक है मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ। तो डिटेल्स राइटिंग में देनी पड़ेगी। दैट डॉक्यूमेंट इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड अ प्रोस्पेक्टस इन फॉर्मल लैंग्वेज। तो कंपनी अपनी खुद की डिटेल्स खुद ही रिलीज करती है, जिसमें वो सारी डिटेल्स आपको बताएंगी। इसमें फाइनेंशियल डेटा भी होगा, कंपनी की हिस्ट्री होगी, पास्ट रिकॉर्ड्स होंगे, उनके फाउंडर्स की इंफॉर्मेशन होगी कि कौन लोग हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट टीम में कौन कौन है, ये सब बताएंगे। अच्छा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में क्या क्या है, ये सब बताएंगे। ये सब आप थरली स्टडी कर लो, उसके बाद अगर आपको वर्थ लगता है तो इन्वेस्ट करो, अदरवाइज मत करो। अच्छा ये ऑफर डॉक्यूमेंट छोटा मोटा पेज नहीं होता है, ये 400, 500, 600, 800 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट्री होती है, और इसको स्टडी करने में आपको बहुत टाइम जाएगा। तो जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, जहाँ पे स्टेक परचेज करते हैं, तो उनकी पूरी टीम होती है जो इसका एनालिसिस करने के बाद ये डिसीजन लेती है कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। और एज एन इंडिविजुअल भी हमें ये एफर्ट करना चाहिए। आया समझ में? तो इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड अ प्रोस्पेक्टस। क्लियर? अब प्रोस्पेक्टस के बारे में देखो, बेसिक मीनिंग मैंने आपको बताया। अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं। एक टर्म दिखेगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसके बाद एक टर्म है दैट इज कॉल्ड सेल्फ प्रोस्पेक्टस, और उसके बाद एक आएगा एवरेज प्रोस्पेक्टस। ये सब 2-3 टाइप्स है, एक एक करके आपको बता देता हूं आराम से कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की, इसको शॉर्ट में आरएचपी बोलते हैं। उसके पहले भी एक आता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, डीआरएचपी। कहीं आईपीओ में पैसे लगाते हो ना तो ये डॉक्यूमेंट का नाम सुना होगा, डीआरएचपी, आरएचपी, ये सब टर्म्स यूज होते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मैं आपको अच्छी कंपनीज के ये डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड भी कर दूंगा, अपने इसका एनालिसिस भी करेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा एग्जैक्टली कैसे होता है। तो अभी सिर्फ थियोरेटिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली अपने आगे बात करेंगे। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है ये एक इनिशियल ऑफर डॉक्यूमेंट है बिफोर द मेन प्रोस्पेक्टस, इसके बाद आता है मेन प्रोस्पेक्टस, ऐसे समझ लो। अब इसका कंसेप्ट कैसा है, एक सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ। अब जैसे कोई मूवी का एग्जांपल ले लो, अभी कोई भी मूवी रिलीज हो रही है, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया उसकी मार्केटिंग कैसे होती है? सीधा थिएटर में रिलीज हो जाती है, फिर आपको पता चलता है अच्छा पिक्चर रिलीज हुई है, चल देखने जाते हैं, सबने बोला अच्छी मूवी, ऐसा होता है। तो कैसे स्टार्ट होता है, प्रमोशन होता है कुछ या नहीं होता है? तो प्रमोशन के क्या तरीके हैं, कुछ आपने ऑब्जर्व किया, कैसे स्टार्ट होता है? एक मतलब एक सीक्वेंस में है कुछ, या रैंडमली पहले डायरेक्टली म्यूजिक रिलीज कर देते हैं और कुछ? सबसे पहले क्या होता है, पोस्टर रिलीज होता है। अच्छा पोस्टर रिलीज होता है तो उसमें सारी डिटेल आ जाती है या थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट डिटेल होती है? सिर्फ नाम आता है, कुछ ऐसा इमेज होगा जिसमें शायद एक्टर भी नहीं दिख रहा होगा, उसका एक सिर्फ इमेज दिख रहा होगा जिससे आप गेस कर सकते हो कि ये एक्टर है, ज्यादा नहीं बताएंगे, सिर्फ मूवी का नाम, जिससे आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अच्छा पोस्टर रिलीज करने के बाद फिर एक टीजर आता है, वो टीजर होता है 10-15 सेकंड का। वो नाम टीजर इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ टीज कर रहे हैं कि कुछ आ रहा है, चिढ़ा रहे हैं ना, बता नहीं रहे एग्जैक्टली क्या है। तो टीजर 10-15 सेकंड का होता है, उससे ऊपर नहीं होता। तो उसमें हल्की सी आपको हाईलाइट मिल जाती है कि ऐसी कुछ मूवी आ रही है, इस एक्टर की मूवी है, उसका फेस रिवील कर दिया या कुछ है, स्टोरी लाइन नहीं पता है। अच्छा फिर कुछ दिन के बाद ट्रेलर लॉन्च होता है, आपने देखा मीडिया वालों को बुलाते हैं, पूरा टीम बैठी होती है, फिर वो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, फिर उसके क्लिप्स बनते हैं, फिर इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सब जगह बार बार वायरल होता है। तो ये सब चीजें करके वो लोग मीडिया पब्लिसिटी करते हैं, ट्रेलर लॉन्च होता है। अब ट्रेलर लॉन्च होता है तो 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट का ट्रेलर होता है। अच्छा फिर वो ट्रेलर देख के आपको मूवी के काफी सीक्वेंसेस समझ में आ जाते हैं कि किस टाइप की मूवी है, और मोस्टली तो पूरी स्टोरी समझ आ जाती है क्योंकि सेम होती है, कोई ना कोई पहले बनाई होगी, नया तो कुछ है नहीं इनके पास। तो देख के मालूम पड़ जाता है कि भाई सेम स्टोरी है और ये देखने नहीं जाना है, आइडिया लग जाता है मोस्टली। तो 3 मिनट के ट्रेलर में आपको मूवी का सब कुछ पता चल जाता है। फिर उसके बाद आप बोला म्यूजिक लॉन्च, अब म्यूजिक रिलीज करते हैं तो सारे गाने एक साथ आ जाते हैं। पहले एक गाना आएगा जो मेन टाइटल सॉन्ग होगा, फिर दूसरा कोई डांस नंबर आएगा, फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग आएगा, अलग अलग करके ना, ऐसे ही करते हैं, अलग अलग लॉन्च होता है।
फिर हर गाना आपको सुना सुना के पका देंगे इंस्टा रील्स पे, है ना। वो अभी सुना वो लापता लेडीज वाला, वो सजनी रे, जब जैसे इंस्टा खोलो वो सजनी रे। अब कोई गाना रेडियो पे आ रहा होता है मैं चेंज कर देता हूँ गाड़ी में, मतलब बस ये सुन सुन के पक गए। मतलब वो हुक लाइन होती है ना, उसको इतना चला देते हैं इंस्टा पे कि अपने बोर हो जाते हैं। बट मार्केटिंग के लिए आपके दिमाग में बिठा दिया, अच्छा आगे का गाना नहीं पता है, बस वो लाइन ही पता है, मैंने सुना ही नहीं आगे का गाना, क्योंकि हर जगह रील में उतना ही आता है, फिर रील चेंज हो जाती है। तो पूरा गाना कोई सुन नहीं रहा, लोग 15 सेकंड गाना सुनते आगे बढ़ जाते हैं। मार्केटिंग हो रही है ना उससे, तो ये रील मार्केटिंग वाला शुरू कर दिया, म्यूजिक लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे करके ना मूवी का हाइप क्रिएट होता है। और कोई तरीका है मूवी प्रमोट करने का जो ये लोग यूज करते हैं? तारक मेहता में आ जाते हैं, ठीक है, सही है, एग्जैक्टली तारक मेहता में शाहरुख खान चलते फिरते आ जाता है ऐसे, ठीक है, मूवी प्रमोट किया चला गया। टीवी शोज पे आ रहे हैं, हाँ, बिग बॉस में आएंगे, रियलिटी शोज में आ रहे हैं। तो रियलिटी शो तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी नाम है, रियलिटी तो कुछ है ही नहीं। अब वो वड़ा पाव वाली आ रही है बिग बॉस में, वो न्यूज सही है कि रूमर है? सोचो, मतलब वड़ा पाव में इतनी अपॉर्चुनिटी थी, खाते टाइम कभी सोचा ही नहीं ठीक है, कि वड़ा पाव में इतनी अपॉर्चुनिटी, बंदा बिग बॉस तक पहुंच गया। बट ठीक है, ये सब चीजें चल रही है। तो प्रमोट करने के लिए वो लोग हर शो पे जा रहे हैं, अवार्ड फंक्शंस में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। मार्केटिंग ऐसी ही होती है ना। अब पता है जब इतना हाइप क्रिएट हो जाता है तभी आप जाते हो थिएटर तक, ये फैक्ट है। अगर मूवी डायरेक्टली रिलीज कर देंगे, कोई हाइप क्रिएट नहीं होगा ना, कोई नहीं जाएगा, तो क्राउड पुलिंग होता है, सब जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना है, पर अदरवाइज कोई क्राउड नहीं आएगा, उनका कलेक्शन नहीं होगा। तो ये मूवी रिलीज करने से पहले 2 महीने पहले से ये सब प्रमोशन शुरू हो जाता है, टीजर लॉन्च, पोस्टर लॉन्च, ट्रेलर, म्यूजिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी शोज में जाना, ये सब हर जगह वो मूवी की बात चल रही है। रेडियो पे आप सुन लो तो आपके माइंड में आ जाता है मूवी आ रही है, सबको पता है। अब वो जब बज क्रिएट होता है तो जिस दिन फिर मूवी रिलीज होती है पब्लिक जाती है, और जब क्राउड फुल दिखता है, ऑडियंस जाती है, लोग आजकल सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, आप डालते हो ना, स्नैप डालते हो पहले कि पहुंच गए हम पिक्चर देखने। अब जो नहीं गए उनका मन हो रहा है, बोले यार ये भी पिक्चर देख के आए, सब घूम फिर रहे हैं, मेरी लाइफ बोरिंग है, होता है ऐसा फीलिंग आती है। सोशल मीडिया ये आपके माइंड में ना भ्रम क्रिएट करता है कि सबकी लाइफ हैपनिंग है, मेरी बोरिंग है। आप भी तो यही करते हो, फिर जाके आप भी जाके पोस्ट डाल के दूसरों को चिढ़ा रहे होते हो कि देख मैं तो पिक्चर देख रहा हूँ, तू घर पे बैठ के बोर हो के तारक मेहता ही देख जा। पता चला तारक मेहता वाला ज्यादा एंजॉय कर रहा है ना, मूवी से ज्यादा तो सीरियल में मजा आ रही है। बट ये सब चीजें चल रही है, तो कहीं ना कहीं हाइप क्रिएट करने के लिए ये सब मार्केटिंग पब्लिसिटी का जो तरीका यूज किया जाता है। तो जब शेयर बेचना होगा, किसी कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना होगा, तो हाइप क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, अचानक आईपीओ आएगा, लोग लगा देंगे पैसा। इसमें सेम स्कीम चलती है। पहले ये जो आता है ना आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, दिस इज अ टीजर, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। इसके अंदर कंपनी की सब डिटेल्स होती है, फाइनेंशियल डिटेल नहीं होती अबाउट द शेयर्स। जैसे अगर आईपीओ आता है ना तो उसके अंदर एक शेयर का प्राइस होता है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बोलते उसको, बैंड बोलते हैं, प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का मतलब हो गया रेंज, कि भाई इतने से इतने रुपए का शेयर होगा। अच्छा, कुछ क्वांटिटी होती है, कितने शेयर ऑफर कर रहे हैं, उससे मालूम पड़ता है कि टोटल जो अमाउंट रेज कर रहे हैं वो कितना होगा। तो ये सबसे ना मार्केट में सबको क्लैरिटी आ जाती है, अच्छा इतनी वैल्यूएशन है, इतने का शेयर है, इतने शेयर बेच रहे हैं, एक लॉट इतने रुपए का होगा। ये सब डिटेल ना स्टार्टिंग में नहीं देते, आरएचपी में डिटेल नहीं होती, इसमें सब ब्लैंक रखा होता है। इतने कुछ क्वांटिटी और शेयर आ रही है, कुछ प्राइस बैंड रहेगा, इतने पैसे कुछ रेज करने वाले हैं, ऐसा है। बाकी कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल जो है आपको इसमें मिल जाएगी सब कुछ, लेकिन शेयर की मॉनेटरी डिटेल गायब होती है। अब जब ये चीज मार्केट में आती है तो इन्वेस्टर्स के माइंड में हाइप क्रिएट होता है कि यार इसका आईपीओ आने वाला है। अभी रिसेंटली ह्यूंडई कंपनी ने डिक्लेयर किया है ह्यूंडई का आईपीओ आने वाला है, 25,000 करोड़ रेज कर रहे हैं। मैं हमेशा मार्केट स्टडी करते रहते हैं, देखते हैं मारुति का शेयर लिस्टेड है, टाटा का शेयर लिस्टेड है, महिंद्रा का लिस्टेड है, लेकिन अब उन ब्रांड्स में जो लेवल पे है उसमें एक ह्यूंडई है, लेकिन ह्यूंडई इंडिया में लिस्टेड नहीं है। तो ह्यूंडई इतनी गाड़ी बेच रही है तो प्रॉफिट तो कमा ही रही है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अपने पैसे नहीं लगा पा रहे। अब जाके ह्यूंडई बोल रहा है कि इंडिया में हम फंड रेजिंग करेंगे एंड द अमाउंट इज अराउंड 25,000 करोड़। तो ये अभी उसने मार्केट में न्यूज डिक्लेयर कर दी। अब जो इन्वेस्टर्स है उनके माइंड चलने शुरू हो गए, अरे यार इसमें तो अच्छे पैसे कमाएंगे, कंपनी प्रॉफिटेबल है, इतने साल से बिजनेस कर रही है, तो श्योर शॉर्ट गारंटीड मनी है। अब जब आईपीओ आएगा ना तब तक इतना हाइप हो जाएगा कि सब आईपीओ का फॉर्म भरेंगे। ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया, उनका आईपीओ आ रहा है, ठीक है, 5,500-6 हजार करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं। ओला अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि इन फ्यूचर कंपनी प्रॉफिट करेगी, क्योंकि आपको रोड पे बहुत सारी ओला दिखती है। तो जब कंपनी का प्रोडक्ट रास्ते पे दिख रहा है ना, बिक रहा है, तो गारंटी वो एक पॉइंट पे अच्छा करेगा। और उनके पास और बिजनेस ऑप्शंस भी हैं। अभी 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, जो मोपेड स्कूटर चल रहा है, अभी बोल रहे हैं कि बाइक निकालने वाले हैं और ऑटो रिक्शा का ऑल्टरनेटिव लाने वाले ईवी में। तो ये चीज जो है बाकी मार्केट को डिसरप्ट करेगी गारंटीड, क्योंकि सब जगह आपका पेट्रोल कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इफ दे हैव अ विजन एंड दे आर रेजिंग फंड्स, तो इन्वेस्टर अपने आप आएगा।
बट सीधा लॉन्च कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है, थोड़ा मार्केट में हाइप क्रिएट करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में आरएचपी से थोड़ा हाइप क्रिएट होता है, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स मिसिंग होती है जो धीरे धीरे पता चलेंगी। फिर एक होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जो आपने ग्रुप 2 जिन्होंने पढ़ा एसएलसी में आपको पता होगा, तो वहां से एक प्राइस डिटरमाइन होता है। देन फाइनली प्रोस्पेक्टस फाइल होता है सेबी में और आरओसी में, जहां पे इसकी डिटेल्स दी जाती है विद दिस मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन। स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है, समझ आ रहा है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है क्या? इनकम्प्लीट डिटेल्स वाला प्रोस्पेक्टस है, बोलते हैं कमिंग सून, उस टाइप का अप्रोच है यहाँ पे। कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कंपनी, आईफोन आता है अभी आएगा सितंबर, आईफोन आ जाएगा, ठीक है, वो वास्तु चेंज करेगा, कैमरा इधर से उधर हटाएगा, फोकस लाइट ऊपर नीचे करेगा और नया मॉडल निकाल देगा। वो आईफोन वाला लास्ट 2-3 साल से वही कर रहा है। मॉडल में भी कोई खास चेंज नहीं है, फीचर में कुछ नया उसके पास लाने के लिए बचा नहीं है, इतने अच्छे फोन निकाल देगा और अच्छा कर नहीं पा रहा है। पर हर दिवाली पे ना उसको एक आईफोन लॉन्च करना है। अगर आपने देखा हो, आईफोन सितंबर में ही लॉन्च होता है और डिलीवरी आती है अक्टूबर नवंबर में। ऐसा क्यों होता है पता है? दिवाली की वजह से, क्योंकि इंडियन मार्केट में दिवाली में कंज्यूमर बिना सोचे समझे पैसे उड़ाता है। अपने वो सबको पता है, दिवाली फालतू खर्चा है, कुछ नहीं है, कपड़े नए खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन एप्पल वाले को पता है कि इंडियन की जेब से पैसे निकलवाने हैं ना, तो दिवाली से पहले लॉन्च करो, क्योंकि तब ना जोश जोश में खर्चा कर देता है, ज्यादा सोचता नहीं है, बाद में सोचेगा और नहीं खरीदेगा, क्योंकि हम महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ओवर प्राइस तो है ही, वो तो अपने को पता है, प्रीमियम चार्ज कर रहा है ब्रांडिंग के नाम पे, क्वालिटी के नाम पे, वॉट एवर इट इज, लेकिन प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए पैसा तब निकलवाओ जब ऑलरेडी वो खर्चा कर रहा है, ज्यादा सोच नहीं रहा है। तो दिवाली के 2 महीने पहले लॉन्च करो, उसके 1 महीने पहले उसका हाइप क्रिएट करो, और दिवाली पे लोग जोश जोश में खरीद लेंगे, अपना काम हो जाएगा। ये एक्चुअल में रियलिटी है, कंपनी मार्केटिंग वैसे करती है। तो वो सोच समझ के मार्केटिंग होती है। तो आप देखते हो पहले सिर्फ कमिंग सून, सिर्फ आएगा आईफोन 16, कुछ नहीं दिखाएगा कैसा है, पब्लिक को फर्क भी नहीं पड़ता। जो फैन फॉलोइंग है वो शुरू हो जाएगी, पैसे जोड़ो आईफोन 16 आ रहा है, अपना तो धर्म है, अपने को लेना ही है। मेरे कितने दोस्त हैं, हर आईफोन आता है नया, खरीदना ही खरीदना है। वो ब्लैक में ना ऑन में एक्स्ट्रा पैसे देके खरीदते हैं। 1,20,000 का फोन है, मिल नहीं रहा है, मैंने 20,000 एक्स्ट्रा दिया। मैं बोला पागल हो गया है, 1.5 लाख रुपए का तूने एक फोन लिया, मेरे घर में सबके एंड्रॉइड फोन मिला के भी मैं खरीदता हूँ ना, तो भी 50,000 बच जाएंगे। बोला क्या इतने पैसे डाल रहा है? बोला 20,000 तूने ऊपर दिए, उतने में एंड्रॉइड फोन आ जाता। बट ठीक है, जिनको शौक है वो खर्चा कर रहे हैं। तो कंपनी जिस तरीके से ना हाइप क्रिएट कर रही है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी हो रहा है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्टिव पता चल गया, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। देखते हैं आगे, टेक्निकली बात करेंगे, अभी मीनिंग लेवल पे चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। वर्ड टू वर्ड पूरा आंसर रिलेट कराऊंगा वापस, उसका टेंशन नहीं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अनदर कैटेगरी। अब देखो, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, ऑफर डॉक्यूमेंट दे रही है, तो एक तो ये पीडीएफ में अवेलेबल होता है आजकल, दिस इज कॉमन। लेकिन इसके पहले फिजिकल कॉपीज अवेलेबल होती थी, जब पीडीएफ वाले जमाने नहीं थे। आज भी वो सिस्टम कहीं ना कहीं चलता होगा। तो ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस वाला सिस्टम कैसे काम करता है वो हमें समझना है। कंपनीज क्या करती है, प्रोस्पेक्टस की कॉपीज प्रिंट करा के डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने वेंडर्स को, जहां से आप जाके वो कॉपी खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि भाई आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, अब इनके साथ जैसे अपने अभी बात कर रहे थे ओला इलेक्ट्रिक की, तो ओला वाले ने टाई अप कर लिया कि भाई मैं अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर रहा हूँ, तो जो प्रोस्पेक्टस है ना, वो आपकी सारी ब्रांचेस पे भिजवा दूंगा। आप हमारे प्रोस्पेक्टस पार्टनर हो, ठीक है, या शेयर सिक्योरिटी पार्टनर हो, आपकी हर ब्रांच पे हमारा प्रोस्पेक्टस अवेलेबल रहेगा, हम इसकी मार्केटिंग कर देंगे। तो जिस किसी को ओला में इन्वेस्ट करना है और उसको प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, वो आपकी नियरेस्ट ब्रांच पे जाके प्रोस्पेक्टस की कॉपी बाई कर सकता है। 100 रुपए 200 रुपए जो भी प्रिंटिंग कॉस्ट होगा, वो बाई कर सकता है, प्रोस्पेक्टस पढ़ सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है। आया समझ में? अब आईसीआईसीआई बैंक और ओला का ये जो अग्रीमेंट हुआ है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब आईसीआईसीआई बैंक चाहे तो ओला के साथ साथ Hyundai वाले का प्रोस्पेक्टस भी रख सकता है, उसको मना थोड़ी कर रहा है कोई, समझ आ गया? तो ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज के प्रोस्पेक्टस जो है वो अपनी ब्रांच पे अवेलेबल करवा देते हैं, जिसको चाहिए आके लेके जाओ, समझ आ गया? तो ये कैसा हो गया कि जैसे अपने शॉप में जाते हैं, आप किराने की दुकान में जा रहे हो, तो आपको एरियल भी मिलेगा, टाइड भी मिलेगा, सर्फ एक्सेल भी मिलेगा, दुकान वाला सब कुछ बेचेगा। सेम चीज है बैंक वाले कर रहे हैं। तो ये जो प्रोस्पेक्टस की कॉपीज वहां पे रखवाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ पे पड़ा हुआ है, जो चाहिए ले लो और उसका पैसा देके जाओ, सीधी बात हो गई। जो टर्म वहां से आया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, लॉजिक क्लियर हो गया? अब ये जो कॉपीज वहां पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, इसकी एक वैलिडिटी है, वैलिडिटी है 1 ईयर की। क्योंकि अगर ओला को अगले 1 साल के अंदर एफपीओ निकाल के फिर से पैसा रेज करना हो, तो यही कॉपीज काम आ जाएंगी। अदरवाइज सोचो प्रिंटिंग का कितना नुकसान होगा। सारी कॉपीज जो बच गई उसका क्या करेंगे, फेंक दो उसको, फिर नई कॉपी छपवाओ, तो कंपनी के करोड़ों रुपए तो प्रिंटिंग और डिस्पैचिंग में लग जाएंगे। तो बोला आप इस कॉपी को अगले 1 ईयर तक, 12 महीने तक यूज कर सकते हो,
इसमें जितने भी आप एडिशंस निकालोगे अपने आईपीओ एफपीओ के, वो इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे चल जाएंगे। कस्टमर को ये डॉक्यूमेंट बार बार दे दो, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी क्योंकि 1 ईयर की है, हो सकता है ये डेटा वाइज आउटडेटेड हो जाए। डेटा वाइज आउटडेटेड क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है। आपने सपोज ये प्रोस्पेक्टस जो है वो रखवा दिया अक्टूबर में रखवाया, तो लास्ट मार्च तक का तो पूरा डेटा इसमें आपने लिख दिया होगा, आपकी बैलेंस शीट, पीएनएल, सारे रिकॉर्ड्स होंगे। लेकिन अब ये अक्टूबर से अगले अक्टूबर तक वैलिड रहेगा, बीच में एक मार्च आ जाएगा, साल चेंज हो जाएगा, तो इस साल का डेटा यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं होगा, फिर वो प्रॉब्लम आएगी। तो इन्वेस्टर को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फिर कहाँ से मिलेगी? जो राइट है उसका जानना। तो बोला इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल देते हैं। इतनी सी बात के लिए, सिर्फ फाइनेंशियल डेटा के लिए पूरा प्रोस्पेक्टस जो 500 पेज की बुक है उसको फेंक देना तो कोई सेंस नहीं बनता है। हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इसके साथ एक अलग से डॉक्यूमेंट अटैच करके दे दे, एडिशनल पेजेस सप्लीमेंट्री, जिसमें मिसिंग फिगर्स ऐड हो जाए, चलेगा ऐसा? कॉस्ट वाइज सही पड़ेगा ये। तो इस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, एडिशनल कॉपी along with the shelf prospectus, that is called information memorandum। आप वो आंसर देखो शेल्फ प्रोस्पेक्टस वाला, उसमें आपको ये दोनों टर्म्स दिखेंगे, कंसेप्ट पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बोलो, मीनिंग क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब बाकी लैंग्वेज पे अभी नहीं जाओगे चलेगा, वो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि चैप्टर लैंग्वेज बाय टेक्निकल है, तो पहले मीनिंग समझते हैं, इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद लैंग्वेज भी देखेंगे, तो फिर मैं चीजें हाईलाइट करा दूंगा। तीसरा पार्ट है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, थर्ड टर्म। एक हो गया अपना स्टार्टिंग में आरएचपी, एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तीसरा एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब एब्रिज्ड का डिक्शनरी मीनिंग है अटैच्ड विथ या अटैच्ड टू समथिंग, दैट इज कॉल्ड एब्रिज्ड। यहाँ क्या कंसेप्ट है वो भी देख लो। हाँ, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का सिंपल सा मीनिंग आपको आपके लेवल का एक एग्जांपल रिलेटेबल देता हूँ। अपने इंस्टीट्यूट में आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, जैसे अभी एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन कराया, तो उसमें आपने देखा होगा ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं अपन, लास्ट में आता है आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, आप क्या टिक मार्क करके सबमिट कर देते हो। अब कंडीशंस बहुत सारी होती है, कभी पढ़ते हो क्या? अच्छा, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हो, उसमें भी आता है ना आई अग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये वो, तो उसमें कभी आपने पढ़ा है पूरा जाके ये क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है? एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, कभी किसी ने टाइम पास करने के लिए ट्राई मार लिया होगा, चल देखे तो सही क्या लिखा होता है, बट एक पैराग्राफ पढ़ते ही चक्कर आ जाते हैं, बोला जाने दो, एक्सेप्ट करो, खत्म करो, मेरे को ऐप इंस्टॉल करने की जल्दी है, टर्म्स कंडीशंस कहाँ पढ़ूंगा, यही होता है। सेम चीज जो है आप भी करते हो एज ए स्टूडेंट, सीएस इंस्टीट्यूट में बहुत सारे रूल्स है, रेगुलेशन है, अपन पढ़ते नहीं, उनको मालूम है, कोई नहीं पढ़ता है, बट एक फॉर्मेलिटी है कि भाई हमने तो ऑप्शन दिया था, आपने आई अग्री किया तब भी सबमिट बटन एनेबल हुआ, तब तक नहीं हुआ, तो आपने सबमिट कर दिया ना, मतलब आपने खुद परमिशन दी है कि मैंने पढ़ लिया है, अब इसमें कुछ भी कंफ्यूजन निकला तो गलती मेरी, आप वो पहले एक्सेप्टेंस दे देते हो। प्रोस्पेक्टस वाले केस में देखो, कंपनी भी ये चाहती है कि आप पढ़ के इन्वेस्ट करो, आप नहीं करोगे पढ़ के, फिर बाद में बोलोगे तो हम नहीं सुनेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, जो आपका प्रोस्पेक्टस है, अब उनको मालूम है प्रोस्पेक्टस कितने पेज का डॉक्यूमेंट है, आराम से 400 500 पेज 600 पेज का डॉक्यूमेंट है, कितने लोग पढ़ते होंगे पूरे 600 पेज? कोई पढ़ता होगा? कोई नहीं पढ़ता होगा, दे नो कि कोई नहीं पढ़ रहा है, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब प्रोस्पेक्टस के साथ ना एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो आईपीओ भरने का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो वैसे ही जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराते हो इंस्टीट्यूट में तब, या आपकी जब हॉल टिकट आती है ना तब, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो क्या करते हैं, एक एब्रिज प्रोस्पेक्टस अटैच कर देते हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या है, ये जो है ये इसकी समरी है, उनको मालूम है 600 पेज का प्रोस्पेक्टस किसी ने पढ़ा नहीं होगा, बट हम चाहते हैं सेफर साइड, हम जेन्युइन कंपनी है कि आपको एटलीस्ट कुछ बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए, बाद में कंप्लेंट मत करना कि आपको लगे हमारे साथ चीटिंग हो गई। तो इसकी एक समरी, और उसमें 10 पॉइंट हो सकते हैं, 20 पॉइंट हो सकते हैं, मेन पॉइंट्स हो सकते हैं, वो लोग ना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ उसको लिख देते हैं
एक पेज के उसमें ड्राफ्ट करके या उस एप्लीकेशन फॉर्म के बैक साइड पे अटैच कर देते हैं कि जिसने ये पूरा नहीं भी पढ़ा हो एटलीस्ट इतना तो पढ़ ले। समझ आ रहा है? अच्छा, आप जब हॉल टिकट डाउनलोड करते हो ना तो उसमें ना डूज एंड डोंट्स वाली लिस्ट होती है कि ये करना है ये नहीं करना है। उसमें होता है ना, गाइडलाइंस होती है कि आप वो कैलकुलेटर में कौन सा लेके जा सकते हो कौन सा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई लेके नहीं जा सकते, मोबाइल फोन कैरी नहीं कर सकते, अच्छा ब्लू बॉल पेन से लिख सकते हैं, रेड कलर से नहीं लिख सकते, ये सब बेसिक गाइडलाइंस होती है। तो वो डूज एंड डोंट्स वाला जो बेसिक गाइडलाइंस है वो लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई पढ़ के नहीं जाएगा और किसी को पता नहीं होगा एग्जाम में गलती करेगा, तो बता दो उसको। तो वैसे ही प्रोस्पेक्टस की एक समरी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो लोग अटैच कर देते हैं। ये समरी 1-2 पेज की होगी, 10-15 पॉइंट्स होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, जो एकदम इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो इसमें है। आ रहा है समझ में? तो इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? एब्रिज प्रोस्पेक्टस अटैच टू द एप्लीकेशन फॉर्म। वैसे ठीक है, तो ये कंसेप्ट वाला पार्ट हो गया कि ये टॉपिक्स में प्रोस्पेक्टस में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। कुछ नहीं समझ आया, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर यहाँ तक ये पॉइंट्स? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ये कैसा हो गया कि आपका ना पूरा प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है, 500 पेज का डॉक्यूमेंट है। उसी प्रोस्पेक्टस के लास्ट में ना एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आप उसको फाड़ के उसको भर के फिजिकली सबमिट कर सकते हो। वो एप्लीकेशन फॉर्म के बैक साइड पे ही ना ये चीज होगी। मतलब फॉर्म को फ्लिप कर दो, एक साइड पे फॉर्म है, दूसरी साइड पे आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दिए होंगे। तो कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि जिसने 500 पेज नहीं पढ़े वो एक पेज तो पढ़ लेगा कम से कम। एप्लीकेशन फॉर्म जब भर रहा होगा तो आगे पीछे देखेगा ना, तो उस बहाने उन चीजों पे उसकी नजर पड़ जाएगी। बाद में ये नहीं बोल पाएगा मुझे तो कुछ नहीं पता था। अच्छा, इसमें जो पॉइंट्स होते हैं मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, उसको बोल्ड अंडरलाइन हाईलाइट सब किया होता है कंपनी ने। तो अपनी तरफ से पूरा मौका दे रहे हैं कि भाई पढ़ लो, बाद में मत बोलना हमको पता नहीं। इससे ज्यादा कंपनी क्या कर सकती है? क्लियर? तो ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस जो इसी में से डिराइव की होती है उसको यहाँ पे अलग से हाईलाइट कर दिया जाता है। बस इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? अभी समझ आया? ठीक है, मैं और देख लेता हूँ कंसेप्ट वाइज कुछ पहले बताना हो तो, अदरवाइज इसकी थियरी देख लेते हैं। आगे के टॉपिक्स हैं, ओएफएस वाला पार्ट है, ऑफर फॉर सेल, तो थोड़ा आईपीओ से कनेक्टेड है इसी से, तो पहले वो कंटिन्यू कर लेता हूँ, तो उतना एक्सप्लेनेशन करके फिर अपने लैंग्वेज पे आएंगे तो सही रहेगा। फिर लैंग्वेज सारी एक साथ ही देख लेंगे। चलो, नेक्स्ट टर्म जो उन्होंने यूज किया है दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। अब ये मेजरली आईपीओ की बात हो रही है। अब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो वो चीज़ कैसे काम करती है ना, उसका आपको एक प्रैक्टिकल यहाँ पे एग्जांपल समझना है। देखो, जो एग्जांपल अभी मेरे ध्यान में है वो मैं पहले डिस्कस करा रहा हूँ। जोमेटो लिमिटेड, अब इसके आईपीओ को आए हुए वैसे अभी 3 साल हो गए, 2021 में आया था। उसके बाद भी पॉपुलर आईपीओज आए हैं, लेकिन इसका डेटा मेरे ध्यान में भी, तो मैं आपको रिलेट करा पाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे काम होता है। अब ये जो कंपनी है जोमेटो लिमिटेड, ये जब अपना आईपीओ लेके आई तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी थी। ये कंपनी अराउंड इन्होंने स्टार्ट की थी 2009 या 10 में या 2011 में, इस टाइम पे कंपनी स्टार्ट हुई और आईपीओ लेके आए 2021 में और आज 2024 है। तो ये तब तक यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे आगे बढ़ी, किस तरीके से इनका बिजनेस चलता है, फंड रेजिंग कैसे होता है, मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो वो चीज़ इससे कुछ एक्स्ट्रा ही आपको सीखने को मिलेगी। वैसे अब ये जोमेटो लिमिटेड जो कंपनी इन्होंने स्टार्ट की, आज ये क्या कर रही है वो आपको मालूम है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुई वो कुछ पता है? शुरू कैसे किया इन्होंने अपना बिजनेस? अब बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी केस स्टडी है। जोमेटो के जो फाउंडर है, अभी आपने शार्क टैंक पे उनको देखा भी होगा, तो वो बैंगलोर में एक कंपनी में जॉब कर रहे थे क्योंकि आईआईटी से है, तो टेक्निकल बैकग्राउंड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो कंपनी में जॉब कर रहे। अब वहाँ पे प्रॉब्लम उनको हो रहा था रोज का खाना मंगवाने का लंच टाइम पे। बेसिक सी प्रॉब्लम है। देखो, कंपनी कहाँ से इवॉल्व होती है, वो आइडिया से इवॉल्व होती है, वैसी बात है। लंच टाइम पे ना जब खाना ऑर्डर करना था तो ये सेट कि हमारी कंपनी में कोई इंटरनल कैंटीन नहीं थी, तो खाना आप मेस एरिया है बट फूड आपको कहीं से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ब्रेक टाइम में ना हम लोग आजू बाजू के रेस्टोरेंट में फोन कर करके कुछ ना कुछ मंगवाते थे। अब बैंगलोर है, इतने लोग हैं, इतने ऑर्डर्स हैं, आता था डिलीवर होता तब तक तो लंच टाइम खत्म। तो समझ ही नहीं आता था खाना मैनेज कैसे करना है, और डेली घर से लेके आना। एक तो सिंगल रह रहे हैं वहाँ पे, घर पे कोई है नहीं जो टिफिन बांध के देगा, वो सब फैसिलिटी किसी का अवेलेबल नहीं है। तो इतना केओस हो जाता था कि हमको समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करे। फिर बोले हम लोगों ने क्या किया, आसपास के रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड लेके आ गए, तो वो रख लिए कैंटीन में। अब जैसे ही ब्रेक होता है सब जाते हैं मेन्यू कार्ड ढूंढते हैं, फोन करते हैं, खाना मंगाते हैं, फिर वो केओस। अब एक रेस्टोरेंट के कितने मेन्यू कार्ड लेके आएंगे? 50-100 तो लेके आएंगे नहीं, एक एक दो दो ही लेके आएंगे। और स्टाफ था हमारी कंपनी में हंड्रेड्स में,
तो ऑर्डर ही नहीं हो पाता था। तो बोले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने गए, तो बोले मैंने वेबसाइट बना दी, वेबसाइट के ऊपर ना मेन्यू का फोटो डाल दिया। अब सब अपने कंप्यूटर पे ना लंच टाइम से पहले ही वेबसाइट पे देख के ऑर्डर कर देते थे, खाना आ जाता था। तो यहाँ से एक आइडिया आया कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो एक वेबसाइट बनाई, उसका नाम रखा उन्होंने foodiebay.com, जोमेटो नाम बाद में आया। तो वेबसाइट स्टार्ट की, ये चलता रहा, मेन्यू कार्ड डाल दिए उसके ऊपर। फिर धीरे धीरे उनको आइडिया आया कि यार ये चीज़ और आगे जा सकती है, इसमें हम कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं कि यहीं से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या ऐसा कुछ। अच्छा, अब ये तो चल ही रहा था। अब बैंगलोर में जब ये शुरू किया इन्होंने वेबसाइट, तो क्योंकि टेक सिटी है ना, ये सब चीज़ें स्प्रेड जल्दी हो जाती है, तो पॉपुलर हो गया। अब एक कंपनी है जो आज की डेट में भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसका नाम है इन्फोएज, इन्फोएज लिमिटेड, सर्च कर लेना। इस कंपनी के फाउंडर ने जोमेटो के फाउंडर को कांटेक्ट किया कि भाई आपकी वेबसाइट मैंने भी देखी, काफ़ी अच्छा आइडिया लगा, एक बार मीटिंग कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग और क्या हो सकता है। तो फिर उन्होंने भी कुछ और आइडियाज़ दिए कि अपने इस पर रिव्यू वाला सिस्टम डाल सकते हैं कि भाई अब 4 रेस्टोरेंट्स के मैंने मेन्यू तो डाल दिए, पर अब किसका खाना अच्छा है किसका अच्छा नहीं वो पता नहीं चल रहा है। तो रिव्यू वाला अगर ऑप्शन डाल दें तो जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं वो रिव्यू भी कर सकते हैं, तो उसमें भी टाइम बचेगा कि जो सबसे बेस्ट रिव्यू है उसी का खाना मंगाओ, बाकी का मत मंगाओ और उसको वहां से हटा दो। तो ये सब आइडियाज उनके माइंड में आने लगे। तो इन्फो एज के फाउंडर ने इनको इनिशियल फंडिंग ऑफर किया कि आप मेरे से पैसे लो, आइडिया डिस्कस करो और सही आइडिया लगेगा तो अपने कंपनी आगे बढ़ाएंगे। और कितना इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टिंग में, 51 करोड़ रुपीज, इतना ऑफर किया कि इसको अपने कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं। और कंपनी में एक अच्छा खासा स्टेक बाई कर लिया उन्होंने इन पैसों के बदले। क्लियर हो रहा है? यहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने शुरू किया रिव्यू वाला फीचर, क्या फूड रिव्यू कर सकते हो, और थोड़ा उसको प्रॉपर बनाया कि भाई हर रेस्टोरेंट को हम लिस्ट करेंगे, उसके मेन्यू की डिटेल डालेंगे, प्राइस डिटेल डालेंगे और फिर उसके ऊपर रिव्यू ऑप्शन डालेंगे कि जो लोग वहां पे गए वो रिव्यू कर सकते हैं। फिर ऐड किया टेबल बुकिंग, आप जोमेटो के थ्रू टेबल रिजर्व कर सकते हो, तो फिर प्रॉब्लम नहीं, वहां गए वेटिंग है, पहले अपना टेबल रिजर्व कर लो और वहां जाके आप बैठो। अब ये सब फ्री चल रहा था, जोमेटो वाला कुछ चार्ज नहीं कर रहा है बुकिंग के लिए। फिर उसने थोड़ा बहुत चार्ज करना शुरू किया। फिर वही एडवर्टाइजमेंट वाला मॉडल के ऐप पे एडवर्टाइजमेंट आ रहे, वहां से कमाना शुरू किया। तो यहाँ से ये कंपनी ग्रो हुई। मैं खुद स्टार्टिंग में जोमेटो यूज किया था तो रिव्यू के लिए यूज करता था। मैं एक बार मुंबई गया था, एक बार दिल्ली गया था, एक बार बैंगलोर गया था, तब जोमेटो उस लेवल पे था। तो पता चला कि जोमेटो का ऐप है, तो उस पर आप सिर्फ मेन्यू देख सकते हो, लोगों के रिव्यूज देख सकते हो, खुद रिव्यू कर सकते हो और बुकिंग करा सकते हो। फूड डिलीवरी वाला कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो तब वो ऐसे ही चल रहा था। फिर बाद में इन्होंने स्टार्ट किया फूड डिलीवरी, और फिर तो आपको दिख ही रहा है बिजनेस किस लेवल पे जा रहा है। अच्छा, फूड डिलीवरी स्टार्ट किया तो ये भी नुकसान में ही था। स्टार्टिंग में उन्होंने कोई पैसे नहीं कमाए और काफी साल तक पैसे नहीं कमाए। 13 साल तक लॉस मेकिंग कंपनी रहने के बाद जोमेटो अभी लास्ट ईयर प्रॉफिट में आई है। 13 ईयर्स उन्होंने विदाउट प्रॉफिट काम किया। वो पैसा कहाँ से आ रहा था? ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं ना, इनको बोलते एंजल इन्वेस्टर्स। तो एंजल ही है ना, आके 51 करोड़ देके चला गया, तो एंजल से कम थोड़ी ना है, तो नाम तो सही रखा है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स इनको फंड करते रहते हैं। अब ये बेवकूफ थोड़ी ना बैठे बैठे पैसे दिए जा रहे हैं, जाओ लॉस करो। इनको लालच है, इनको पता है कि एक दिन ऐसा प्रॉफिट बनेगा, ये सारा पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर तब तक रखना पड़ेगा पेशेंस। अब ये जो इन्फो एज ने लगाया ना 51 करोड़, फिर और भी पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, बाकी इन्वेस्टर्स भी आए होंगे जिनके पैसों से ये सारा बिजनेस चला। अच्छा, ये फूड डिलीवरी जब स्टार्ट किया, ये बहुत टफ बिजनेस है। ये बड़ी बड़ी कंपनी आके चली गई, उबर ईट्स बंद हो गई, स्विगी वाला अभी भी लॉस में। दो ही कंपनी है ना, जोमेटो और स्विगी, दो ही चल रही है। तो इन्होंने ये चीज में आपको ना हैबिट डेवलप करने के लिए बहुत एफर्ट किया। लोग अब जोमेटो बड़ा फ्रीक्वेंटली कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ना फूड डिलीवरी का किसी को इतना हैबिट नहीं था। अच्छा, अपने क्या प्रीफर करते हैं, मतलब रेस्टोरेंट में जाके खाना प्रीफर करते हैं या घर पे मंगवाए खाना प्रीफर करते हैं? घर पे। अब आधे लोग बोल रहे हैं घर पे। पहले ये ट्रेंड नहीं था, पहले ऐसा था यार रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे ना, घर पे क्या मजा आएगा। अच्छा, घर पे मंगवाएंगे तो लेने कौन जाएगा? तो घर में जो सबसे छोटा होता है ना, हाँ, वो छोटू होता है घर का, फिर कि जा भाई टिफिन में भर के लेके आ, प्लास्टिक के डब्बे लेके जा। फिर ऐसे होता है, प्लास्टिक के डब्बे उसको भेजते हैं लेके, वो सब्जियां भर के रोटी वोटी पैक करा के लेके आता है। या तो फिर लोकल रेस्टोरेंट वाले ना 1-2 किलोमीटर पे फ्री डिलीवरी कर देते हैं। ये सब चल रहा था। जोमेटो वाले ने फूड डिलीवरी बिजनेस में इस चीज को थोड़ा प्रॉपर सिस्टमेटिक कर दिया कि कोई भी एरिया में डिलीवरी हम करेंगे। दूसरा, आपको डिस्काउंट्स दिए, इतने डिस्काउंट, इतने कैशबैक दिए ना। मैं तो इतने सस्ते में खाना मंगाया जोमेटो से, आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब इसमें से कितना पैसा तो मैंने ही वसूल किया। हाँ, घर पे जोमेटो से मंगवाओ, मतलब होटल में आप जितने में जाके खा रहे हो उसे 25% रेट में तो घर पे देके जा रहे हैं। कैशबैक, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, ऑनलाइन पेमेंट में डिस्काउंट, ये वो करके लिटरली जेब से पैसे डाल के खाना खिलाया जोमेटो वाले ने।
पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कोल्ड कोको मंगवाया था एक बार, मैं बैच में हर बार बताता हूँ, मुझे अभी भी ध्यान है। कोल्ड कोको भी आप पीते हो, कितने का आता है एक ग्लास? 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, यही रेट है। 35 to 70 के बीच में होगा, डिपेंड करता है कहाँ पे आप पी रहे हो, लेकिन 35-40 रुपीज का है। तब के टाइम में भी यही रेट था, कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने घर पे मंगवाया था 9 रुपए का एक ग्लास, हाँ डिलीवरी के साथ। सोचो 9 रुपए में तो उसका कॉस्टिंग भी नहीं पड़ा होगा। मैं गिन रहा था यार, इसमें तो इतना दूध और चॉकलेट ही चला गया होगा, 9 रुपए में इसको क्या बच रहा है। तो जोमेटो वाले ने मुझे कैशबैक दिया। अब वो कर क्या रहा था, अपनी जेब से पैसे डाल डाल के खाना खिला रहा है लोगों को। वो क्या कर रहा है, हैबिट डेवलप कर रहा है, वो आपको आदत डाल रहा है, आलसी बना रहा है। तो तुम क्या यार घर में किसी को पकड़ते हो, खाना लेके आ, ये कर, मैं भेज देता हूँ। अच्छा रेस्टोरेंट तक भी क्यों जाते हो, ट्रैफिक में इतना वेटिंग, ये वो, घर पे मंगवा लो, मैं देखे जाता हूँ ना। अब डिस्काउंट की लालच में सब ऑर्डर कर रहे हैं, हमको सबको पता है कि वो अपनी जेब से पैसे डाल के खिला रहा है। जब तक खिला रहा है तब तक खाओ, जिस दिन उसकी कंपनी बंद हो जाएगी अपने वापस जाके खुद लेके आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। पब्लिक भी तो ऐसी सेल्फिश है ना, तो वो चल रहा है। बट धीरे धीरे ना उसने ऐसी हैबिट डाल दी कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ऐसा होता है ना कि मुझे मेरे फ्रेंड्स को कहीं पे मिलना होता है ना, कैफे वाला तो सिस्टम ही बेकार है, मैं जाता ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं, अननेसेसरी ओवर एक्सपेंसिव है, और खाली फोटो खिंचवा के आ जाओ, खाने को कुछ नहीं मिलता। अगर अच्छे से खाना है पेट भर के, तो हम ये करते हैं, मेरे घर पे आ जाओ, ठीक है, घर पे ऑर्डर कर लेंगे, बैठ के आराम से खाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि वीकेंड के टाइम पे आप रेस्टोरेंट में जाओ ना, तो खाना मिलता है लेकिन इज्जत नहीं मिलती, वेटर रिस्पेक्ट ही नहीं देता है। पानी के लिए 10 बार बोलो लेके नहीं आएगा, खाना ऐसे फटाफट, ऐसा लगता है दूर से ही फेंकेगा प्लेट, आता भी नहीं है वो। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, टेबल तक भी नहीं आता है वो, इतना फटाफट रख के जाएगा। आप कुछ अपना मोबाइल हटाओ, ये वो उसके ऊपर ही रख, अरे रुक जा यार, पैसे दे के खा रहा हूँ, कोई लंगर लगा रखा है तूने तो मेरे को बता दे। एक्सपीरियंस किया होगा आपने, है ना, ऐसे ही होता है एक्चुअली में, बेइज्जती करेगा। अच्छा फिर अब तो खाना खत्म नहीं हुआ, बिल पहले आ जाता है, मतलब रुक जा मैं खाना खा रहा हूँ, उसको जल्दी है क्योंकि बाहर वेटिंग चल रहा है, और बैठ के बात करने का तो टाइम ही नहीं बचा, कब खाना खा के उसने बाहर निकाल दिया पता ही नहीं, फिर पार्किंग में बैठ के बात कर रहे हैं, अपने अपने टू व्हीलर पे बैठे हैं सारे, फिर बातें हो रही है। तो रेस्टोरेंट में क्यों आए फिर, तो इससे बेटर है घर पे मंगा लो, आराम से बैठ के खाओ, जितनी देर बैठना है बैठो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। वो जो कन्वीनियंस या जो हैबिट डेवलप की ना, वो ये कंपनीज ने अपनी जेब से पैसा लगा लगा के किए। पर एक पॉइंट पे तो कमाना है। अब आप जोमेटो से मंगाओ खाना, आपको पता चलेगा कितना महंगा पड़ता है, ठीक है, प्राइसिंग भी चेंज कर दी। अब प्राइसिंग भी ऐसी है ना, रेस्टोरेंट में जाओगे तो मेन्यू में प्राइस अलग है, जोमेटो पे प्राइस अलग है। मैंने मिठाई मंगवाई एक बार दिवाली के टाइम, तब देखा, ठीक है, माखन भोग से मिठाई मंगवाई, काजू कतरी ये सब मंगवाना था। अब मैं वहीं पे खड़ा था, मैंने जोमेटो पे देखता हूँ डिस्काउंट है क्या नहीं है, 880 रुपए किलो काजू कतरी उसके काउंटर पे पड़ी है, जोमेटो वाला दिखा रहा है 1400 रुपए किलो। हाँ सच में, फिर उस पर डिस्काउंट दे रहा है, यू गेट 25% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। उसके बाद जीएसटी और डिलीवरी चार्ज के साथ पड़ रही है 1100 रुपए, फिर भी ज्यादा कमा रहा है, समझ आ रहा है। अब उसकी दुकान से ले रहा हूँ तो 900 रुपए की पड़ रही है, डिस्काउंट के बाद घर पे मंगवा रहा हूँ 1100 की पड़ रही है। मैं मेंटली खुश हो रहा हूँ कि यार डिस्काउंट मिल गया, पर मुझे ये नहीं पता कि रेट वहां पे जाके कुछ अलग है। अब 1 किलोमीटर दूर जाके मैं खुद लेके आ जाऊँ तो 900 रुपए, घर पे मंगवा लूँ तो 1100 रुपए, सोचो। अब उसमें कस्टमर भी खुश है, डिस्काउंट मिल गया, जोमेटो भी खुश है, कमीशन कमा लिया, दुकान वाले को तो उसके पैसे मिल ही रहे। तो धीरे धीरे उन्होंने ये प्राइसिंग ऐसी चेंज की ना कि कस्टमर ने ध्यान ही नहीं दिया कि अब वो लूट रहा है मेरे को। पर अब ऐसा हो गया, आप आलसी हो चुके हो, अब खाना मंगवाना है तो आप लेने नहीं जाओगे, यार ठीक है तू ले ले 50 रुपए डिलीवरी के ले ले, लेकिन देके जा। बट उस चक्कर में वो पैसे कमा रहा है। तो जो हैबिट डाल के ना आपकी हैबिट बिगाड़ी है ना, अब इसका रिटर्न भी तो लेना है, समझ आ रहा है। अब बात करते हैं आईपीओ की। जब ये 2021 में आईपीओ आया ना, तो जोमेटो की वैल्यूएशन कितनी आई पता है? इसकी वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन आई जो उन्होंने आईपीओ में लगाई, हाँ ये रियल नंबर है, सब गूगल पे है, आप ढूंढ सकते हो। 60,000 करोड़ रुपीज मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से आईपीओ लॉन्च किया। अच्छा उसमें जो इन्फो एज का जितना भी स्टेक था जोमेटो में, उस स्टेक की वैल्यू उस दिन पता है कितनी थी? और लगाए होंगे उसने पैसे नो डाउट, लेकिन ये वैल्यू थी। जो इन्फो एज का स्टेक जोमेटो में है, आईपीओ के दिन इतने रुपए का था। अब सोचो, तो 10 साल जो उसने लोगों को खाना जेब से खिलाया, उसका कुछ फायदा मिला कि नहीं उसको? ये होता है आईपीओ वाला गेम, स्टार्टअप एंटरप्रेनर ये वो जो चलता है ना, वो ये गेम होता है। अगर चल गया तो ये हो जाएगा, नहीं तो उल्टा भी हो सकता है, वो गारंटी भी नहीं है। लेकिन ये इनके केस में हुआ है, इतनी मार्केट वैल्यू आई, लोगों ने आईपीओ में पैसे लगाए और बिजनेस यहाँ तक बढ़ा। अब पॉइंट ये है कि जब आईपीओ लॉन्च किया तो कंपनी ने, ये तो वैल्यूएशन है, इतना पैसा रेज नहीं किया। जोमेटो लिमिटेड ने इतना अमाउंट रेज किया आईपीओ में, ये एक्चुअल अमाउंट उन्होंने रेज किया, ठीक है, 9375 करोड़। तो जो लोगों ने पैसा लगाया, कंपनी को इतना फंड मिला। अब ये 9375 करोड़ जो है, इसको मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ, यहाँ लिख
ये दो कैटेगरी, फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल, जो अभी यहाँ पे लिखा था आगे चार्ट में। फ्रेश इशू के नाम पे उन्होंने रेज किया 9,000 करोड़ और ओएफएस के नाम पे रेज किया 375 करोड़। अब बोले सर दोनों में फर्क क्या है? फ्रेश इशू का मतलब नई कैपिटल कंपनी में ऐड होगी, 9,000 करोड़ नए ऐड होंगे। ओएफएस का मतलब ये होता है कि ये जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगा के बैठे हैं, जिसने 51 करोड़ लगाया था, उसको भी तो अपना कैश वापस चाहिए कभी। तो जब आईपीओ आ रहा होता है तो क्या बहती गंगा में ये लोग हाथ धो लेते हैं कि चल मैं काम करता हूँ, आज मेरे स्टेक की वैल्यू 16,000 करोड़ है, 100-200 करोड़ तो निकाल लूँ उसमें से, कुछ मेरे हाथ में भी आ जाए, ये तो वैल्यूएशन ऑन पेपर है, कैश में भी तो आ जाए। तो इन्फो एज ने क्या किया, अपनी इस वैल्यूएशन में से 375 करोड़ के शेयर ऑफर कर दिए कि मैं इतने शेयर मेरे हिस्से में से बेच रहा हूँ, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज ऑफर फॉर सेल। पॉइंट ये है कि ये 375 करोड़ की फ्रेश कैपिटल क्रिएट नहीं हुई, एक ओनर ने दूसरे को बेच दी, कहने का मतलब ये है। तो इन्फो एज वाले ने अपने 375 करोड़ के शेयर आपको बेच दिए, तो एक से मालिक दूसरा बदल गया, पैसा तो उतना ही रहा, 375 करोड़ तो ऑलरेडी कंपनी में थे, तो वो नया पैसा जुड़ा नहीं। लेकिन ये 9,000 करोड़ जो है ना, ये कंपनी ने नया कैपिटल रेज किया, ये कैपिटल में प्लस हो गया जो भी उनकी बैलेंस शीट में होगा, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेश इशू। और ये अमाउंट जो है इसको क्या बोलेंगे, ओएफएस। बात समझ आ रही, ऑफर फॉर सेल। तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स या इनिशियल इन्वेस्टर्स आईपीओ के टाइम पे ना अपना कुछ ना कुछ पैसा उसमें से निकाल लेते हैं, ये कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि उन्होंने जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया उनको भी कुछ कैश चाहिए, फिर ये पैसा वो लोग कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, दूसरी कंपनी में लगाएंगे। इन्फो एज का काम ही यही है, ये लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट ही करते हैं। और इन्फो एज के खुद के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपने नाम सुने होंगे, वो पता नहीं होगा कि इनके ही है। Naukri.com जो वेबसाइट है वो इन्फो एज की ही है, 99acres.com जो प्रॉपर्टी के लिए है वो इनकी ही है, policybazaar.com वो भी इनकी कंपनी है। वो उसका आईपीओ अलग से निकाल दिया पीबी फिनटेक करके, वो अलग कंपनी बना दी, बट है इन्फो एज का इन्वेस्टमेंट सब में। जोमेटो में भी वही है। तो इस कंपनी का काम ही है ऐसी स्टार्टअप्स को ढूंढ के उनमें इन्वेस्ट करना और इसको इसमें कन्वर्ट करना, वो लोग इतने साल से यही कर रहे हैं, बट रिसर्च वर्क है, ये आपको समझना है। क्लियर हुआ? तो फ्रेश इशू क्या है, ओएफएस क्या है, मतलब पता चला क्या हो रहा है। अब ये जो ट्रेंड है ना, इसको बहुत सारी कंपनी फॉलो करती है, और आईपीओ में ध्यान देना पड़ता है कि ये रेशियो क्या है। अगर पैसा रेज करते टाइम ओएफएस ज्यादा है तो आप समझ लो कि ये थोड़ा सा थ्रेटनिंग है, बिकॉज ओनर को खुद कोई भरोसा नहीं है आगे चलने वाला है कि नहीं, तभी तो अपना स्टेक बेच के निकल रहा है। 16,000 करोड़ में से 300 करोड़ बेच रहा है, मतलब थोड़ा बहुत कैश निकाल रहा है, वो ओके है। लेकिन कोई मेजर स्टेक बेच रहा हो तो ओएफएस ज्यादा होने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर खुद होल्ड नहीं करना चाहता है अपनी होल्डिंग, और सब कुछ पास ऑन करके निकल रहा है। मतलब बहुत सारी पॉपुलर कंपनी के आईपीओ अटके हुए हैं, ओयो वाले का इतना चलता है फिर भी, ठीक है, ओयो वाले का आईपीओ अटका हुआ है, इतनी जगह ओयो का ब्रांड बना रखा है, लेकिन ओयो आईपीओ नहीं ला पा रहा। क्यों ऐसा? बिकॉज कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है। अब आईपीओ लाएगा, ओएफएस रखेगा, इन्वेस्टर समझ जाएंगे कि भाई तेरा लॉस तू हमारे सिर पे डाल के जा रहा है, जब तू खुद ही नहीं कमा पा रहा तो हम कैसे कमाएंगे, तो नहीं लगाना। अभी ये कंपनी है मामा अर्थ, शार्क टैंक से ही बता रहा हूँ, तो मामा अर्थ वाली जो फाउंडर है शार्क टैंक पे, ये लोग क्यों आए? ये सारे अपनी प्रमोशन करने आए। ये जितने भी बैठे थे ना फाउंडर, लेंसकार्ट, मामा अर्थ, ये शादी.com, फिर आपका बोट और एमक्योर फार्मा, ये सारे लोग आईपीओ के चक्कर में ही वहां पॉपुलैरिटी के लिए आए। अब इसमें से लेंसकार्ट वाला अभी भी लॉस में है, लेंसकार्ट इज नॉट इन प्रॉफिट, वो लॉस में है। शादी.com वाला रिवील नहीं करता अपना डेटा कि भाई हमारी कंपनी क्या प्रॉफिट करती है क्या लॉस, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, दे आर नॉट बाउंड टू, तो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते। बोट अकेला है जो प्रॉफिट में है। एमक्योर फार्मा ऑलरेडी पुरानी कंपनी है, उनका भी आईपीओ आने वाला है। मामा अर्थ वाले का आईपीओ आ गया, आईपीओ आया भी तो पहले से लॉस में ही थी, इतना ओवर प्राइस था, फिर प्राइसिंग चेंज की, ये किया वो किया, 2 साल होल्ड किया, फाइनली निकाला तो कॉस्ट टू कॉस्ट एट पार प्राइसिंग मिली, प्रीमियम नहीं मिला, बिकॉज कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो ये सारी शुगर कॉस्मेटिक है, वो भी लॉस में है। तो ये सारी कंपनीज मेजोरिटी खुद लॉस में, फिर आप उनको एटीट्यूड देखते हो वहाँ पे शार्क टैंक में इन्वेस्ट करने से पहले, आपकी कंपनी तो प्रॉफिटेबल ही नहीं है, मतलब कोई सामने पूछ ले तुम्हारी है क्या, बात वहीं खत्म हो जाएगी। 5 बैठे हैं 4 लॉस में, ठीक है, और फिर बोलते हो तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट में नहीं, हम पैसा क्यों लगाए। मतलब तुम्हारी कंपनी में जिसमें लगाया उसने अगर ये पूछा होता तुम कहाँ होते, तो लॉस मेकिंग तो है ही, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होना चाहिए कि हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा, 9,000 करोड़ जोमेटो ने लेके किया क्या होगा, खर्च कर दिए होंगे, 9,000 करोड़ आ गए, अब क्या करना है, चलने दो, अब तो मजे, अपना काम हो गया। ये उन्होंने रेज किया तो दे हैव सम प्लान्स कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। अभी आपको बताऊं, जब ये रेज किया था तब उन्होंने बोला था क्लाउड किचन के कंसेप्ट पे बात हो रही थी, और है भी। और ये जोमेटो की वजह से ना रेस्टोरेंट्स को थोड़ा थ्रेट भी है, क्योंकि जोमेटो के पास जो डेटा है वो इतना भयंकर हो गया है कि अब आप उससे फाइट नहीं कर सकते। उसको गली गली में पता है कि कौन सी गली में से
कौन सी रेस्टोरेंट से किस टाइप का ऑर्डर आता है। मतलब उसको ये मालूम है कि इस एरिया में से लोग चाइनीज ज़्यादा खाते हैं या डोसा ज़्यादा खाते हैं या पनीर ज़्यादा खाते हैं या बर्गर खाते हैं, उसको मालूम है क्योंकि सब ऑर्डर उसी के थ्रू होते हैं। तो रेस्टोरेंट का सारा टेक्निकल डेटा उसके पास है। अब उसको अपने क्लाउड किचन सेट करने हैं ना, तो दे वेरी वेल नो कि मैं इस एरिया में अगर पिज्जा का क्लाउड किचन स्टार्ट करूंगा तो ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। और क्लाउड किचन सस्ता पड़ता है बिकॉज उस वो कंसेप्ट कैसा है, आपको सिर्फ एक किचन सेटअप करना है, डाइन इन तो देना नहीं है, वहां से सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी होगी। तो 8-10 लाख रुपए में एक क्लाउड किचन सेटअप हो जाता है, रेस्टोरेंट बनाने में 1 करोड़ लग जाता है। तो अब वो कर रहा है, तो उसके लिए उसको फंडिंग चाहिए, तो क्लाउड किचन के लिए पैसा रेज किया। और काफी सारे आप देख लो जोमेटो पे कितने ब्रांड्स ऐसे हैं जो आप खाना ऑर्डर करते हो ना, डाइन इन नहीं है, वो सिर्फ जोमेटो पे अवेलेबल है। प्राइवेटली भी बहुत लोग करते हैं। अब जोमेटो आपको हेल्प करता है क्लाउड किचन सेट करने में, इन्वेस्टमेंट आप करो, कमीशन हम लेंगे, वैसा सब मॉडल है। तो उसके लिए जो फंडिंग चाहिए वो ये कर रहा है। फिर क्या किया, अब बोला फूड डिलीवरी तो बहुत हो गया, क्लाउड किचन भी हो गया, अब इन्वेस्टर को पैसा कैसे कमा के दे। बोले फूड डिलीवरी तक रिस्ट्रिक्ट क्यों रहना है, ग्रोसरी भी डिलीवरी करेंगे ना, किराने का सामान घर पे भेज देंगे। तो क्या किया, उसके लिए कंपनी हायर कर ली, ब्लिंकिट। अब ये जो ब्लिंकिट है ना, ये पहले ग्रोफर्स के नाम से चलती थी 4-5 साल पहले। अब ये ग्रोफर्स कंपनी लॉस में थी, ये नहीं चली। इसके सामने तब कंपटीशन में अपनी ये बिग बास्केट थी, बिग बास्केट आई थी नई नई, उसका भी मैंने तो बहुत ऑर्डर किया, 25% कैशबैक देता था। बोला आने दे, सारा सामान घर पे मंगाओ, डीमार्ट से सस्ता बिग बास्केट पड़ता था। तो 1000 रुपए के शॉपिंग पे क्रेडिट कार्ड पे 250 रुपए कैशबैक, इंस्टेंट डिस्काउंट। बोला इससे अच्छा क्या है, आने दे, जितना सामान मंगाना है मंगाओ। तो बार बार ऑर्डर कर करके उसको बड़ा यूज किया। तो बिग बास्केट और उसके सामने आया ग्रोफर्स, ग्रोफर्स नहीं चला तो फिर नाम चेंज किया ब्लिंकिट। फिर जोमेटो वाले ने उसको खरीद लिया। अब ब्लिंकिट से उसका टर्नओवर अच्छा होने लगा, वो लोग डिलीवर कर पा रहे हैं, 10 मिनट में सामान घर पे भेज देते हैं। फिर स्विगी वाला लेके आया इंस्टामार्ट, तो इंस्टामार्ट वाला वो झूठा है, बोलता है 10 मिनट है, मैं ऑर्डर करता हूँ 11 मिनट बोल के ना 26 मिनट में आता है। हाँ, उसके ऊपर केस चल रहा है कोर्ट में कि तू प्रूव कर 10 मिनट में डिलीवरी कैसे करता है। तो ऐप में 10 मिनट दिखा के आपको छोड़ देगा, फिर आप फोन बंद करोगे तो 25 मिनट के बाद आएगा। पर चलो फिर भी ठीक है, लाना नहीं पड़ता है, फैसिलिटी तो दे ही रहा है, जियो मार्ट वाला दे रहा है। तो ये सारे कॉम्पिटिशन में आ गए। अब ब्लिंकिट इसने स्टार्ट कर दिया ना, अब पता है बिजनेस में अमेजोन फ्लिपकार्ट टेंशन में इनकी वजह से। अब बोले क्यों ऐसा, अमेजोन वाला अभी तक मार्केटिंग कर रहा था सेम डे डिलीवरी, 24 आवर में प्राइम मेंबर्स के लिए डिलीवरी, उसके लिए प्राइम खरीदो, ठीक है। फ्लिपकार्ट वाला ही बोलता है हम भी क्विक डिलीवरी करेंगे, 1 दिन में 2 दिन में, वैसा है, उसके लिए अलग चार्ज दो। अब इनकी वजह से अमेजोन फ्लिपकार्ट को ये टेंशन है कि अगले स्टेप पे ये हमारी दुकान बंद कराएंगे, क्योंकि जो 15 मिनट में घर पे किराने का सारा सामान बेच सकता है, वो 15 मिनट में मोबाइल फोन भी बेच सकता है, ईयरफोन्स भी बेच सकता है, चार्जिंग केबल भी बेच सकता है, और भेज ही रहे हैं, धीरे धीरे शुरू कर दिया उन्होंने। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट टेंशन में है कि इनकी वजह से हमारा बिजनेस जाएगा। अब हम 24 घंटे की गारंटी देंगे और ये 15 मिनट की गारंटी देगा, तो लोग 15 मिनट वाला ही ऑफर करेंगे ना, और इन्होंने शुरू कर दिया। अब ये ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट पे आपको ईयरफोन्स भी मिल जाते हैं, तो टेक्निकल चीजें भी भेजनी शुरू कर दी। तो देखो हर रोज नया आइडिया, कहाँ से शुरू किया था, फूड की मेन्यू की वेबसाइट, फोटो देखो, फोन करो, ऑर्डर करो। अब देखो क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ घर पे पहुंचा देंगे, आपको ही पहुंचा देंगे कहीं से कहीं उठा के, मतलब 15 मिनट में कहीं से भी कहीं डिलीवर कर देंगे आपको। ये धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। स्विगी में देखा, स्विगी जीनी, स्विगी जीनी वाला, तो वो क्या कर रहा है, आपके घर पे आप बुक भूल गए, बोले सर बुक भूल गए, तो मंगा लो, लेके आएगा, आपके घर जाएगा, बुक लेगा, यहाँ पे आपको डिलीवर करके जाएगा। अब स्टूडेंट्स के लिए कितनी खतरनाक बात है, होमवर्क नहीं किया, बुक घर पे भूल गए, तो स्विगी जीनी कर लो, खत्म हो गया काम। तो ये टेक्नोलॉजी और फीचर्स क्या खतरनाक भी हो सकते हैं, और वो कर रहा है ऐसा, पता है स्मार्ट वर्क है, वर्क फोर्स खाली बैठी है। स्विगी वाला सोच रहा है देख बंदा तो खाली बैठा है बाइक लेके, उससे या तो फूड डिलीवरी करा लो, या उसे ग्रोसरी डिलीवरी करा लो, या जिसको जो सामान जहां से लाना है डिलीवर करा दो, ठीक है। अब कितनी बार होता है, मैं कुछ सामान कहीं से मंगवाना है, अब 15 किलोमीटर दूर से कोई चीज मंगवानी है, कुछ ऑर्डर किया है, मैं 15 किलोमीटर जाऊंगा आऊंगा, गाड़ी में गया तो मेरा 300 का पेट्रोल लग जाएगा। इससे बेटर है जीनी वाला 140 रुपए बाइक पे सामान देके चला जाएगा, अच्छा मेरा 2 घंटे का टाइम बचेगा, तो मैं पे करूंगा उसको। तो उसकी वर्क फोर्स फ्री बैठी है, कुछ ना कुछ तो डिलीवर करेगी, मतलब खाली नहीं बैठना है, या तो खाना डिलीवर करो, या ग्रोसरी डिलीवर करो, या गुड्स डिलीवर करो, लेकिन डिलीवरी करनी है। तो वर्क फोर्स की ना यूटिलिटी उन्होंने बढ़ा दी, उतने ही आवर्स में डिलीवरी बॉय भी ज्यादा पैसे कमा रहा है, कंपनी भी ज्यादा पैसे कमा रही है, ये स्मार्ट वर्क है। तो बोलते हैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपग्रेड कंपनी करती रहती है, क्योंकि इतने पैसे लिए इन्वेस्टर को जवाब भी देना है, उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ना चाहिए। जोमेटो का शेयर आज की डेट में 200 रुपए का है, 200 रुपीज का हो गया। लॉन्च किया था 91 में, जब आईपीओ आया था, आते आते ना 170 पहुंच गया था, फिर सबने बोला बहुत ओवर प्राइस है, लॉस डिक्लेयर किया। लॉस डिक्लेयर किया कहाँ तक गया पता है, 40 रुपए तक। हाँ 2022 की बात कर रहा हूँ, 23 की।
यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से 40 गया। सोचो जिसने यहाँ खरीदा होगा क्या हालत होगी, मतलब हार्ट बीट उतनी ऊपर गई होगी जितना शेयर नीचे गया। सच में 176 का पीक था, मुझे ध्यान है, मैं ट्रैक कर रहा था, 38 रुपीज तक गया था, और तभी मैं बैच में पढ़ा रहा था। 38 रुपए का भाव उस दिन था जिस दिन मैं पढ़ा रहा था। सोचो, तो 176 में जिसने लिया होगा उसकी तो हालत ही खराब हो गई होगी कि यार क्या ही बचेगा। अब यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, या तो बेच के निकल जाओ, पूरा लॉस कर दो, या लेके बैठे रहो। अच्छा, या तो जो लेके बैठा होगा या जिसने और परचेज करके एवरेज किया होगा, आज शेयर 200 रुपए का है, तो जिसने यहाँ लिया होगा उसकी तो चांदी हो गई। जिसने यहाँ से लेने के बाद वापस यहाँ लिया होगा और पेशेंस रखा होगा कि कंपनी के पोटेंशियल है, तो शायद 170 का एवरेज उसका 80-90 पे आया होगा, तो आज फिर भी डबल होगा। तो मार्केट स्टडी से ये सब चीजें हो सकती है। यहाँ खरीद लिया जोश जोश में कि 90 का 170 हुआ है, 500 भी हो जाएगा, फिर हुआ 40, फिर डर के बेच दिया, अरे यार ये तो गया 20 रुपए का हो जाएगा, फिर 40 से हो गया 200, फिर आपको क्या लगता है मेरे नसीब खराब है, मैं यहाँ खरीदता हूँ तो गिर जाता है, यहाँ बेचता हूँ तो बढ़ जाता है, मेरे को मार्केट में काम ही नहीं करना। समझ आ गया? तो भाव देख के थोड़ी ना होता है यार, कंपनी की वैल्यूएशन रिसर्च करने पे आपको करनी चाहिए ना, ये समझने वाली चीज है। यहाँ से समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? तो ये आईपीओ का सिस्टम इस तरीके से काम करता है। फ्रेश इशू क्या है, ओएफएस क्या है, ये टेक्निकली यहाँ बोला हुआ है, अपने को समझना है। तो इसके लिए दो सेक्शंस जो दे रखे हैं ना, एक सेक्शन नंबर दिया हुआ है 25 और दूसरा एक सेक्शन है 28। 28 में ना ये वाली बात हो रही है जो मैंने आपको बोला ना, इन्फो एज ने अपना एग्जिस्टिंग स्टेक शेयर होल्डर्स को पास ऑन किया, दैट इज सेक्शन नंबर 28। अभी एकदम सिर्फ शॉर्ट में कंसेप्ट बता रहा हूँ, लैंग्वेज के लिए टाइम लगेगा। कुछ यहाँ तक समझ आए? अब ये जो आईपीओ वाला गेम है ना, स्टार्टअप वाला, ये सारा इसके लिए टर्म यूज करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसको बोलते हैं द ग्रेटर फूल थियरी, इसके साथ रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ, द ग्रेटर फूल थियरी। ये सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। शार्क टैंक में भी आप देख रहे हो तो वैसे ही हो रहा है। जो फाउंडर है ना, जिसने कंपनी स्टार्ट की है, वो जब आता है वो क्या बोलता है, मेरे पास अभी 1 लाख यूजर्स हैं, ठीक है, आप पैसा लगाओ, आपकी एक्सपर्टीज और आपकी फंडिंग से हम इसको 10 लाख यूजर तक लेके जाएंगे, तो रेवेन्यू इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा होता है। अब जितना रेवेन्यू मल्टीप्लाई होता है ना, उस बेस पे वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं। मैं बोलूंगा भाई 1 लाख मेरे कस्टमर्स हैं, मेरी कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए कम से कम है, ठीक है। अब जब 1 लाख कस्टमर 5 लाख हो जाएंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 5 करोड़ हो जाएगी। लेकिन प्रॉफिट आएगा, रुको उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन वैल्यूएशन तो बढ़ेगी। ये सब लोग ऑन पेपर वैल्यूएशन बढ़ाते जाते हैं और अपना हिस्सा आगे बेचते जाते हैं। बाइजूस का एग्जाम्पल बेस्ट है। बाइजूस भी स्टार्टअप ही है, एडटेक स्टार्टअप है नहीं, अब तो था के बराबर हो गया। लेकिन उन्होंने जब स्टार्ट किया, बाइजूस वाले को पता है कैलकुलेशन क्या था? वो 1 रुपया कमाने के लिए 2 रुपया खर्च कर रहा है। ये बाइजूस की बैलेंस शीट बोल रही है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। मतलब एक स्टूडेंट से 1000 रुपए कमाने हैं ना, तो 2000 रुपए की पहले मार्केटिंग करता है, तो बचेगा क्या? तो 1000 रुपए तो रेवेन्यू बात कर रहा हूँ, उसके सामने 2000 का एक्सपेंडिचर, वो 1000 के रेवेन्यू में भी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है, तो प्रॉफिट तो कुछ बच ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंपनी कितने साल तक सर्वाइव करेगी? जब तक ये इन्वेस्टर लोग पैसे देते रहेंगे ना, तब तक चलती रहेगी। बाइजूस ने आज तक 1 रुपया प्रॉफिट नहीं कमाया एज अ कंपनी, और वैल्यूएशन पता है कितनी? $23 बिलियन। सोचो, बिना प्रॉफिट के बढ़ाया जा रहा है। पता है कैसे? मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, इतना रेवेन्यू आ रहा है, एक दिन हम प्रॉफिट में आएंगे, वो एक दिन कब आएगा पता नहीं। हाँ, अब क्या होता है पता है, वो इंटरेस्टिंग है और ये रियलिटी है। इन्वेस्टर ए आया, उसने अपना थोड़ा पैसा लगाया, कंपनी के थोड़े यूजर बढ़ाए, फिर वो बकरा ढूंढता है, फिर वो बी को ढूंढता है, बोले देख मेरे से स्टेक खरीद ले, मैं जब आया था तो इतने कस्टमर थे, आज इतने हो गए, तो इतने रुपए में मेरा स्टेक ले ले, फिर इतनी वैल्यू हो जाएगी। ये खरीद लेता है, फिर ये इसको समझ आ जाती है कि मैं भी फंस चुका हूँ, फिर ये और अपना पैसा डाल के यूजर्स बढ़ा के रेवेन्यू बढ़ा के नया बकरा ढूंढता है। समझ आ रहा है? ये चेंज चलता रहता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर फूल थियरी। और सब कुछ उम्मीद पे चल रहा है कि एक दिन प्रॉफिट होगा। हाँ, रियलिटी है, ये मजाक लगता है लेकिन सच यही है। अच्छा, फिर लास्ट में ना ग्रेटेस्ट फूल कौन है मालूम है? आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर। हाँ, क्योंकि वो तो फंस चुका लेके, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ खरीदा और यहाँ आ गया, अब भाई तू कर जो करना है कर, हम अपना पैसा लेके निकल गए। ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, शार्क टैंक वाले जो हैं, ये सब बड़े पक्के हैं, इनको पता है कि एग्जिट कब करना है। ये इमोशनल नहीं होते, 2 से 3 साल के लिए कंपनी में घुसते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो आईपीओ आता है ना, उसमें कौन खरीदता है? अपने जैसे लोग। 15,000 का लॉट ले लिया, 30,000 का लॉट ले लिया, 100 शेयर ले लिए, 50 शेयर ले लिए, अब लेके बैठे रहो। पेटीएम इन्वेस्टर्स है ना, बस वही हाल है। 2100 रुपए का शेयर था, 400 रुपए से ऊपर बढ़ता ही नहीं है, जाता है ऊपर तो अब की बार 400 पार वाला याद आ जाता है कि चलो बढ़ा तो सही। 400 के आसपास चल रहा है,
2100 पे लॉन्च हुआ था, जिसने 2100 में आईपीओ लगाया था, मेरे है पहचान में जिन्होंने आईपीओ लगाया था, ना बोला था उन्होंने पेटीएम का आईपीओ मत लेना, पेटीएम है सब जानते हैं ब्रांडेड में, ले ले। 2150 में अलॉटमेंट हुआ, आज 400 रुपए का शेयर है। अब पूछता हूँ क्या हुआ तेरे पेटीएम का, बोले बार बार याद करा के ना गुस्सा मत दिलाएगा वैसा रिस्पॉन्स आता है। मतलब जब ना बोल रहा था नहीं लेना चाहिए था। तो वहां पे इन्वेस्टर कौन फंसा, आपके और मेरे जैसा रिटेल वाला। अब पेटीएम के फाउंडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने ओएफएस में अपना पैसा निकाल लिया। 18,000 करोड़ का आईपीओ था पेटीएम का, उसमें ओएफएस में ना अपने उसने फाउंडर ने फुल पैसा निकाल लिया, 400 की चीज 2000 में बेच के निकल गया। अब आप देख लो उसका क्या करना है। तो ये चलता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट फूल या ग्रेटर फूल थियरी, और इसमें ग्रेटेस्ट फूल होता है अपना आईपीओ इन्वेस्टर, बाकी सब निकल जाते हैं। इसकी टोपी उसके सर वाली जो स्कीम होती है वो यहाँ पे चलती है। क्लियर ये? तो ये सब कंसेप्ट है जो अपने को देखने थे। प्रोस्पेक्टस क्या था वो सारे टाइप आपको बता दिए, ओएफएस कैसे काम करता है, आईपीओ में फ्रेश इशू क्या होता है ये आपको समझा दिया। कोई क्वेरी है यहाँ तक तो बताओ। क्लियर, कंप्लीट। अब इसकी सारी थियरी अपने कल आगे टेक्निकली डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट है।